कृष्णा। Classes of companies under the Act. The growth of the economy and increase in the complexity of business operation in the corporate world has led to the emergence of different forms of corporate organizations. To regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes. आगे। A company may be incorporated as a one-person company, private company, or a public company, depending upon the number of members joining it. Again, it may either be an unlimited company or may be limited by shares or by guarantee or by both. On the basis of control, companies can be classified as associate company, holding company, and subsidiary company. Some other forms of classification of companies are foreign company, government company, small company, dormant company, needy company, and company formed for charitable objects. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज इधर बता दिए हैं। देखो जहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो सर वन पर्सन कंपनी करके एक नया कंसेप्ट आया है। वन पर्सन कंपनी, आज से पहले यदि एक सिंगल आदमी को बिजनेस करना होता था तो वो या तो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकता था, ठीक है, और कोई ऑप्शन उसके पास में नहीं था। यदि उसे कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस करना है तो मिनिमम 2 जने होने चाहिए थे, ठीक है, और यदि उसे पार्टनरशिप फॉर्मेट में बिजनेस करना था तो भी मिनिमम 2 जने होने चाहिए थे। तो मिनिमम 2 जने चाहिए ऐसे फॉर्मेट्स में बिजनेस करने के लिए, तो अकेला आदमी ज्यादा में ज्यादा सोल ट्रेडर या प्रोपराइटर बन सकता था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने सिंगल पर्सन को एक और ऑप्शन दिया कि वो कंपनी भी खोल सकता है, लेकिन कैसी कंपनी खोल सकता है सर? वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में अपन क्या इसे ऐसा बोल सकते हैं, वन पर्सन प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइनिंग इट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी की बात करूं तो वो कंपनी में नहीं आता है भाई, पर है ना एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे आप यदि क्लासिफाई करना चाहते हैं तो वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स हम इनमें से किसी एक में जाएंगे। कृष्णा again, एक मिनट, again it may be an unlimited company or may be limited by shares or may be limited by guarantee। अब ये जो कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी हो सकती है या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो सर यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी ये बात की जा रही है, या फिर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी ये बात की जा रही है? सेकंड नंबर बात की जा रही है या फर्स्ट नंबर बात की जा रही है? जल्दी बताइए, अरे बोलो रे। क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होने की बात करी जा रही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने की बात करी जा रही है, या कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होने की बात करी जा रही है, अनलिमिटेड होने की बात करी जा रही है? Am I audible to you? जीत पटेल बोल रहा है कि सर सेकंड की बात कर रहे हैं आप, इज एब्सोल्युटली राइट सर। इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो कंपनी को तो जितनी भी देनदारियां हैं सारी चुकानी होती हैं, लेकिन उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ये होता है डिसाइड कि वो लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इस बात से ये पता पड़ता है दैट दीज वर्ड्स आर गेटिंग यूज्ड फॉर द मेंबर्स। इन फैक्ट नाउ अभी मेंबर्स की बात करूं तो यदि लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो 2 तरीके से हो सकती है। इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स,
if the company is limited by guarantee, if the company is limited by shares, if the company is limited by guarantee. इन दो तरीके से लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। और अनलिमिटेड में तो सर कितना भी रुपया, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, कितना भी रुपया आपको देने को बोला जा सकता है। जितनी मैक्सिमम देनदारियां हैं कंपनी की, उसके लिए आपके घर का सामान भी बेचा जा सकता है आपसे पैसे वसूलने के लिए। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। सो कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ liability that is unlimited and limited, limited by shares and limited by guarantee और both, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी तो होती है भैया, बट दे ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल, बट दे ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंपनी यदि लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें कैसे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें कैसे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली एज वेल। मानस, यस सर। कैसे होती है एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में, कैसे होती है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, जरा बताएंगे आप? सर शेयर कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स ने जितने की शेयर कैपिटल दी है वो उतना ही लायबल होंगे पे करने का, उससे ज्यादा कंपनी उनसे नहीं मांग सकती। और गारंटी में अगर मेंबर्स कंपनी को गारंटी देते अमाउंट वो जो कंपनी में डालेंगे, और तो फिर कंपनी उन मेंबर से वो अमाउंट से ज्यादा नहीं मांग सकती। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में मान लीजिए मानस के पास में 1000 शेयर्स हैं, तो मानस इसे एक्सप्लेन कैसे करेगा तू कि मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कैसी है, यदि एक्सप्लेन करने की जरूरत आ गई तो कभी एग्जाम में? लायबल फॉर अमाउंट ऑफ 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स मान ले 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक शेयर है, ठीक है, उसमें से अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए मंगा लिए, फर्स्ट कॉल के टाइम 4 रुपए मंगा लिए, यानी कि टोटल 6 रुपए मंगा लिए। 10 में से 6 रुपए मंगा लिए तो हर शेयर पे कितने रुपए अभी तक मंगा सकती है कंपनी? 4 रुपए मंगा सकती है, यानी कि 4000 रुपए तक की मानस की मैक्सिमम लायबिलिटी है कंपनी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती मानस से। क्या लिमिटेड बाय शेयर्स में कैसे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो रही है 4000 रुपए पे, या किस तरीके से हो रही है, ये समझ आ गया? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, अब लिमिटेड बाय गारंटी में मानस ने बोला कि सर इधर क्या है, एक मुश्त अमाउंट की बात हो रही है कि इतनी गारंटी, जो भी मेंबर बन रहा है ना इस कंपनी में वो इतनी गारंटीड अमाउंट देगा। मान लो मानस, जिग्नेश, एक ने 50,000 रुपए की गारंटी दी, एक ने 40,000 रुपए की गारंटी दी। ठीक है, तो कंपनी के प्रति इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी 50,000 और 40,000 रुपए है। तो ये तो हो गई इनकी लायबिलिटी लिमिट हो गई जितनी इन्होंने गारंटी दिया है। लेकिन ये गारंटीड अमाउंट कब मंगाया जा सकता है भाई मोहित अग्रवाल? मोहित। यस सर। ये जो गारंटी का अमाउंट है ना 50,000 और 40,000 का, कंपनी का हक है। ये कंपनी, क्योंकि मानस और इसने, जीत ने इतने इतने रुपए की गारंटी दी है, तो ये कंपनी इनसे मंगा सकती है सर, लेकिन कब मंगा सकती है? कब मंगा सकती है, कौन बताएगा? हाँ जीत पटेल बोल। अरे टाइप क्यों कर रहे हैं भाई, बोलो ना। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जीत पटेल बोल रहा है सर ये जो गारंटी अमाउंट है ना, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जा सकता है 50,000 और 40,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी कंपनी जब तक चल रही है, गोइंग कंसर्न है, तब तक नहीं मंगाया जा सकता है। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तभी इस गारंटीड अमाउंट को मंगाया जा सकता है। लेकिन एक कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें ये जो 4,000 रुपए या किसी के पास में
500 शेयर ही हैं, तो उसके 2000 रुपए की जो लाइबिलिटी है वो कब मंगाई जा सकती है? सर कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी मंगाई जा सकती है। जब कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तब भी मंगा सकती है, जब कंपनी को लगता है कि अब मुझे पैसा मंगा लेना चाहिए कोई दूसरे काम के लिए तब भी मंगा सकती है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है भाई तब भी मंगा सकती है आपसे पैसा, और आप देने के लिए बाध्य होंगे। इस वाली तरफ लिमिटेड लाइबिलिटी की तरफ, लिमिटेड बाय शेयर्स की तरफ, इफ इट इज लिमिटेड बाय गारंटी तो फिर कभी भी मंगाने की बजाय केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जा सकता है गारंटीड अमाउंट। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई वांट अ बिग यस फ्रॉम एवरीवन। यस सर। निनाद यस कदम, सर। यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है तेरे को? यस सर। हैप्पी न्यू ईयर हो गया इस बार तो। निनाद कदम, यस। हैप्पी न्यू ईयर हो गया क्या इस बार? नहीं सर। ठीक है। पलक राठी, यस सर। प्रियांशु समझ आ रहा है? यस सर। चलिए वंडरफुल। अब ये तो हो गई, और कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड उस हिसाब से सेग्रीगेट किया हमने कंपनी को। तो अभी तक दो सेग्रीगेशन देखे, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस हिसाब से, ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। देन कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, उस हिसाब से हमने सेग्रीगेशन कर दिया कंपनीज का। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उस बेसिस पे हमने कंपनीज को सेग्रीगेट किया। कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। समझो इन तीनों को, मैं सारे कंसेप्ट कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहीं पर समझा दूं। देखो, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को आपको वर्ड एक दूसरे के कंटेक्स्ट में है, ये वर्ड्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। ये एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, ये एक कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। यदि इस कंपनी का इस कंपनी में कंपनी नंबर 1 का कंपनी नंबर 2 में वोटिंग पावर is greater than 50%, if it is greater than 50%, एग्जैक्टली जब हम पढ़ेंगे तब मैं ये कंफर्म करूंगा आपको, क्योंकि कई जगह पे ये 51% है ये फिगर, और कई जगह पे ये 50% है। ग्रेटर देन 50% यानी 50 से थोड़ा सा अधिक भी हो। यदि इस कंपनी का इस कंपनी में 50% से अधिक वोटिंग पावर है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर इस कंपनी का कंट्रोल हो गया। देखो, हर शेयर के पीछे वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो उस कंपनी के जो मेजर डिसीजंस हैं जो कि वोटिंग राइट से तय होने हैं, उस पे किसका कंट्रोल हो जाएगा सर? जिसके अधिक वोटिंग राइट्स हैं। तो इस कंपनी में इस कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट्स यदि हैं, तो फिर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी पे कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया, बताइए। ये पहला तरीका कंट्रोल का समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ सर, समझ आ गया सर। कंट्रोल, आप लोगों ने एक मूवी देखी है नाना पाटेकर की, वेलकम मूवी, जिसमें अनिल कपूर भी होता है एंड कैटरीना कैफ भी होती है? Have you all seen that movie, नाना पाटेकर's movie, वेलकम? यस सर। उसमें नाना पाटेकर जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो खुद को एक कंट्रोल बोलता है या नहीं बोलता है? कंट्रोल होता है, कंट्रोल। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। सो होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में वोटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो उसके सारे अफेयर्स, मतलब अफेयर्स को कंट्रोल कर ले हुए, तो नंबर 1 तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, देखो कंपनी तो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग तो होता नहीं है, जो उस कंपनी में फिजिकली लोग बैठे हैं दिमाग तो उनका चल रहा है।
और मेजर डिसीजंस किसी भी कंपनी के कौन लेते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में फलानी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तो यदि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में मोर देन 50% कंट्रोल है तो भी हम बोल लेंगे कि इनमें होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। इस कंपनी के अंदर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठेगा, इस बात पे 50% से ज्यादा कंट्रोल इस कंपनी का है तो भी आप उसका ब्रेन कंट्रोल करने लग गए। जब ब्रेन कंट्रोल करने लग गए तो ब्रेन ही तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो हम बोलेंगे आप में होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप दो तरीके से कैसे हो सकता है, एक तो वोटिंग पावर से और एक कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल से। क्या ये आपको समझ में आ गया? बोलिए, बोलो यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। यस सर। अर्णव सिंह, यस सर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप के बाद में जब हम बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब समझो सर। देखो, दो कंपनीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि ये एक कंपनी X है और ये दूसरी कंपनी Y है। X है और Y है, तो X का Y कंपनी के अंदर काफी सारे शेयर्स होल्ड करती है। मान लीजिए 20% तक होल्ड करती है। 20% से लेके 50% तक कुछ भी होल्ड करे तो X एंड Y वुड बी नोन एज एसोसिएट कंपनीज। ये आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं किसी न किसी तरीके से, तो हम इनको एसोसिएट कंपनीज बोलते हैं। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 20% से लेके 50% तक के बीच का कुछ शेयर्स होल्डिंग है या वोटिंग राइट्स है, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं है और 20% से कम नहीं, यानी 19% तक है, तब हम इन्हें आपस में एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे। 20% या उससे अधिक लेकिन 50% से कम, तो हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है, एसोसिएट कंपनी है। ठीक है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए 50% से ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए। ठीक है भाई, तो एसोसिएट कंपनी, और X का Y में 19% शेयर है, तो ये कोई एसोसिएट कंपनीज नहीं हुई। आई होप दिस एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी वर्ड्स काफी कुछ क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ सम अदर फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज आर फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, कंपनीज फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ और है। सर नाम से ही आंसर पता लग जाता है। फॉरेन कंपनी क्या होती है भाई? फॉरेन कंपनी कौन बताएगा? हमारे कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए फॉरेन कंपनी क्या होनी चाहिए? सिया या शैली, कोई एक जना बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? डरना मत, कोई गप मारनी, इमेजिन करना है तो भी अच्छे से मारना। अपन ने फॉरेन LLPs पढ़ा है ना? अपन ने फॉरेन LLPs पढ़ा है ना? हाँ सर। तो फॉरेन LLP क्या होता है रे? जल्दी बताओ भाई। यूं तो दुनिया में अरबों करोड़ों फॉरेन LLPs होंगी, पर हमारे को सबसे मतलब है क्या? हमारे को तो उससे मतलब है ना जो इंडिया में किसी भी तरीके से या तो बिजनेस कर रही है या प्रेजेंस रख रही है, भले ही ऑनलाइन ही क्यों नहीं कर रही हो, लेकिन इंडिया में एक प्रेजेंस रख रही है, तो हमारे पर्पस के लिए बस वही LLP, फॉरेन LLP। उसी तरीके से फॉरेन कंपनी, हर दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों कंपनीज होंगी जो इंडिया से बाहर बनी हुई होंगी। हमारे लिए सारी फॉरेन कंपनीज नहीं है रे, हमें उसी से मतलब है। हमारे लिए फॉरेन कंपनी वही है
जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है, डायरेक्टली चल रहा है या किसी एजेंट के थ्रू चल रहा है, या विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, आइदर रन बाय इटसेल्फ और बट थ्रू एन एजेंट वगैरह वगैरह, वो सब डिटेल्स में बाद में जाएंगे। जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन है रे, हमारे रूल्स उसी पे लगाएंगे, फॉरेन कंपनी के रूल्स हम या रेगुलेशंस हम हर जगह अपने, हर कंपनी, हर फॉरेन कंपनी को, मतलब एक्चुअल में फॉरेन कंपनी नहीं मान सकते हर बाहर की कंपनी को, जिससे भारत का कुछ लेना देना है, हम उसी को फॉरेन कंपनी मान के उस पर फॉरेन कंपनी वाले रूल्स लगाएंगे, ठीक है भाई। अब स्मॉल गवर्नमेंट कंपनी, सर गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है? जिसमें है ना वोटिंग, ये जिसमें शेयर होल्डिंग राइट, जो शेयर्स है ना वो मोर देन 50% या 51% ऐसा कुछ है, वो गवर्नमेंट के पास में, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अकेले है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास में अकेले है, या दो से अधिक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में मिलके है, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में मिलके इस ट्यून से ज्यादा शेयर्स हैं किसी कंपनी में, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट कंपनी तब भी कहलाएगी जब मान लो एक नॉर्मल कंपनी है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, तो भी ये भी गवर्नमेंट कंपनी कहलानी चालू हो जाएगी, ठीक है। और इस पे वही रेगुलेशंस लगेंगे जो एक गवर्नमेंट कंपनी पे लगते हैं, भले ही इसके एमओए एओए में ये लिखा हुआ हो कि इट्स अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो भी है, लेकिन सर ये मान लिया जाएगा कि ठीक है। और आगे डिटेल्स देखेंगे अपन यार। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। छोटी कंपनी की डेफिनेशन लास्ट अमेंडमेंट में बदल चुकी है, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन लास्ट एग्जाम से पहले ही पलटी है अमेंडमेंट होके, तो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोरमेंट कंपनी, जो कोई काम ही नहीं करती है, बस किस पड़ी हुई है, नॉन एक्टिव टाइप कंपनी, ठीक है। जैसे एक्टिव पार्टनर होता है वैसे ही डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, वैसे ही डॉर्मेंट कंपनी भी हो सकती है। निधि कंपनी क्या है ये आगे बताएंगे आपको। एंड कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल पर्पस के लिए। मुझे एक बात बताइए, चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी खोली जा सकती है? चैरिटेबल पर्पस का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या खोली जा सकती है? कंपनी खोली जा सकती है, उसे क्या बोलेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, उसको ये बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। इसको कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव या चैरिटेबल पर्पस भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी को, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी या कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। इसका मतलब क्लियर है, कंपनी खोल रहे हो ना, तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए भी कंपनी खोल सकते हो। आप प्रॉफिट पर्पस के लिए तो खोल ही सकते हो, बट नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए भी कंपनी खोल सकते हैं आप, ये अलाउड है। सर कैसी कंपनी खोलनी होगी? सर आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलनी होगी। अब नाम में नॉट फॉर प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो क्या इसे प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है? अरे सर बिल्कुल अलाउड है, बस वो नहीं तो क्या भिखमंगे हो गए, भिखारियों की तरह भीख मांगती फिरेगी जब भी पैसे की जरूरत होगी? सर प्रॉफिट कमाना अलाउड है, लेकिन उस प्रॉफिट को कंपनी से बाहर डिविडेंड्स के तौर पे बांटना अलाउड नहीं है, बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। आप उस प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं? इस कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कंपनी फॉर्म हुई है उसमें लगा सकते हैं, आप उस के कंपनी के एक्सपेंशन में काम ले सकते हैं, लेकिन आप उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी या चैरिटेबल कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, सर आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन आप उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में या किसी भी और रूप में बांट नहीं सकते जो भी उस कंपनी के मेंबर्स हैं उनके बीच में। सो समझ में आया सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का क्या मतलब है? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। देवांश, यस सर। देवांश मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता 1932 वाले की। तो वर्ड टू वर्ड
ढंग से बोल। सर वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो उसके एलिमेंट्स ही बता दे, जो मेरे को तो मेन एलिमेंट से मतलब है। सर नहीं याद है। नहीं याद है। अमीश, देवांश, एक काम करना। सर देवांश, सर 5 बार हाँ सर। याद करने के बाद 5 बार लिख के मेरे को उसकी फोटो खींच के भेजना, पार्टनरशिप 1932 वाले की मीनिंग क्या होता है। उसमें उसके सारे असेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तेरे को याद हो जाएगा इस बहाने से, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अमीश तू बता बेटा। अमीश मीना, नहीं अमीश नायर, सॉरी। अमीश नायर, चुप मत। जीत पटेल बताइए। Sir, partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by or any one of them acting for all. वेरी राइट। पार्टनरशिप जो होती है, जैसा कि अपने को जीत ने बताया, सर इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस हु आर विलिंग टू डू अ बिजनेस, कंडक्ट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप बनती है। तो क्या पार्टनरशिप 1932 वाली, और मैं एलएलपी की भी बात करूं, तो क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस से फॉर्म हो सकती है क्या? सर पार्टनरशिप और एलएलपी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस से नहीं फॉर्म हो सकती है, ओनली बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पसेस से नहीं हो सकती है। ठीक है? तो लेकिन सर कंपनी तो फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि चैरिटेबल पर्पस से भी खोली जा सकती है। कंपनी में ये आपको बेनिफिट, मतलब बेनिफिट इन द सेंस कंपनी में इस फॉर्मेट का ध्यान रखा गया है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए भी खोल सकते हो। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे। नेक्स्ट, निधि कंपनी, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो हमने करीब करीब इस एक पैराग्राफ में हमने आधा घंटा लगा दिया है भाई, लेकिन हमने काफी कुछ समझने की कोशिश की है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग we've started with this. Let's start reading. Krishna. First, companies may be classified into various classes on the following basis. First, on the basis of liability. Company limited by shares. Section 2 देखो, of subsection 2 on the basis of liability में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आएगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आएगी और अनलिमिटेड कंपनी आएगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आएगा और अनलिमिटेड कंपनी आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं ये टॉपिक अभी काफी लंबा चलने वाला है, अगले आधे पौने घंटे तक। मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ, उस पर क्विकली ज्वाइन करेंगे। अपन सब के सब 14 लोग क्विकली ज्वाइन करेंगे और मैं ये पूरा उसमें कवर करूंगा। आई विल बी सेंडिंग द लिंक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड।